Yes. We are going to start the topic of electric dipole in external electric field. Fine. In the earlier classes we have observed what is electric lines of force, electric field क्या होती है, constant electric field और uniform electric field क्या होती है, non-uniform electric field क्या होती है. And in the last class we have talked about electric dipole. So before starting the topic of electric dipole and external electric field, let's discuss about the electric dipole again. Fine. This is a dipole. What is dipole? A pair of equal and opposite charges separated by a certain distance. Fine. So before starting the topic of electric dipole and external electric field, let's review the electric dipole again. Fine. The diagram shown here describes a dipole. The length of the dipole is 2a and the charges at the ends of dipole are plus q and minus q. Fine. Electric dipole होगा क्या? What is electric dipole? Pair of equal and opposite charges separated by a certain distance. A body is said to be dipole अगर उसके दोनों ends के जो हमारे चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे और पोलैरिटी वाइज अपोजिट होंगे. फाइन. जरूरी नहीं है कि ये प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू होना चाहिए. अगर यहाँ पे प्लस 10 क्यू और यहाँ पे माइनस 10 क्यू हो गया तो ये भी डाइपोल ही बनेगा. ठीक है. अगर यहाँ पे प्लस क्यू है यहाँ पे प्लस 10 क्यू है तो ये डाइपोल नहीं होगा. ठीक है. डाइपोल होने के लिए मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होने चाहिए और पोलैरिटी वाइज अपोजिट होने चाहिए. So definition of electric dipole is pair of equal and opposite charges separated by a certain distance. Fine. उसके बाद dipole के बाद हमारे electric dipole की definition हमने पढ़ ली है. After that we have a topic of electric dipole moment. Fine. Electric dipole moment is a vector quantity denoted by p vector. Fine. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो. इसका भी, इस चार्ज का भी मैग्नीट्यूड q है और इस चार्ज का भी मैग्नीट्यूड q है. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज multiplied by distance between the two charges. Now I have told you that electric dipole moment is a vector quantity. अगर ये vector quantity है, चार्ज हमारा क्या होता है? स्केलर. ठीक है. तो इस 2a को भी पक्का से वेक्टर होना ही पड़ेगा. So dot product of scalar into vector is a vector quantity. Fine. अगर electric dipole moment हमारी vector quantity है तो इसकी कोई डायरेक्शन भी होनी चाहिए. Direction of electric dipole moment is given by from negative charge towards the positive charge. Fine. So the topic of electric dipole moment in external electric field ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमें पता होना चाहिए. Dipole क्या होता है? Pair of equal and opposite charge separated by a certain distance. Dipole moment क्या होता है? Product of magnitude of either charge into distance between the two charges. After that इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसके एसआई यूनिट्स क्या होते हैं हमारे? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है लास्ट क्लास में बताए थे डिबाई. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के हमारे एसआई यूनिट्स होते हैं डिबाई एंड वन डिबाई इज नथिंग बट इक्वल टू इसके एसआई यूनिट क्या है? कूलम और इसके एसआई यूनिट हमारे क्या होते हैं? मीटर. कूलम इनटू मीटर. राइट. सो प्रोडक्ट ऑफ कूलम इनटू मीटर इज कॉल्ड डिबाई. क्लियर है? ठीक है. डाइपोल पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस. वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी. डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. चार्ज के एसआई यूनिट कूलम, डिस्टेंस के एसआई यूनिट मीटर. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के एसआई यूनिट हमारे कूलम इनटू मीटर होते हैं. प्रोडक्ट ऑफ कूलम इनटू मीटर इज कॉल्ड डिबाई. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल. नाउ let's discuss the topic of electric dipole moment in external electric field. देखो बोर्ड पे. अब हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखना है और इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल क्या कैसा बिहेवियर होता है. लेट्स ऑब्जर्व दैट. नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू वेज. इलेक्ट्रिक डाइपोल को पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखेंगे और देखेंगे कि डाइपोल का बिहेवियर कैसा रहता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. आफ्टर दैट वी विल place it in the region of non-uniform electric field and discuss what will be its behavior. Fine. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में आपको कोई डाउट नहीं है. you know about what is a uniform electric field and how to represent uniform electric field on a piece of paper. What is a non-uniform electric lines of force and how to represent it, you know it. Fine. uniform electric field क्या होती है? whose magnitude and direction remains same with respect to time. Representation of uniform electric field will be given by parallel line. Fine. So this is the representation of uniform electric field.
This now, what is non-uniform electric field? Whose magnitude and direction varies with respect to time, and representation of non-uniform electric field will be given by anti-parallel lines. Fine. Fine. This figure shows the representation of uniform electric field. This figure shows the representation of non-uniform electric field. Now the topic is electric dipole in uniform electric field. Let's place a electric dipole in the region of uniform electric field. मैं क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से, मैंने एक डाइपोल लिया, डाइपोल के एंड्स पे हमारा ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय अ 2a डिस्टेंस, दिस इज डाइपोल, और यहाँ पे भी एक डाइपोल को मैं रख देता हूँ, एक डाइपोल लिया मैंने, ये प्लस क्यू चार्ज लिया, ये माइनस क्यू चार्ज लिया, दोनों के बीच का सेपरेशन लिया 2a, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो we have taken two dipoles. Firstly एक डाइपोल का रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नेक्स्ट एक डाइपोल को रखा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. डाइपोल का बिहेवियर कैसा रहेगा वो हमने स्टडी करना है. अब जो तुमने कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है, याद रखने का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी इसको क्लियर भी करता हूं. फाइन. Whenever an electric dipole is placed in a uniform electric field, net force acting on the dipole is equals to 0. F net हमारी 0 लगेगी, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में F net की हमारी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी. कितनी होगी वो अभी चेक कर लेते हैं. ठीक है. सबसे पहली चीज जो आपको मेमोराइज करनी है, याद रखनी है, या कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये भी समझा भी देता हूं. Whenever an electric dipole is placed in a uniform electric field, net force acting on the dipole is equals to 0. But whenever an electric dipole is placed in a non-uniform electric field, net force, there will be some net force that is acting on a dipole. अब ये हो कैसे रहा है, इधर देखो. In the last class, we have observed the motion of charged particle in the electric field. सबको याद है, हमने डिस्कस किया हुआ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड. whenever a charge particle is placed in a region of electric field, it will experience some force. ये हमने पढ़ा था. whenever a charge particle is placed in the region of electric field, it will experience some force. अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, it will experience some force in the direction of field. अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, it will experience some force in the direction opposite to the direction of field. दोबारा से लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की क्लास में, अगर कोई हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, it will experience some force in the direction of field. और अगर हमारा कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, it will experience some force in the direction opposite to the direction of field. अब इधर देखो, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे रखा, इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? सामने की तरफ. This plus q charge will experience some force in forward direction, and magnitude of that force will be given by QE. Magnitude of that force will be given by QE. ये पढ़ा था ना, ये ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. Whenever a charge particle is placed in a region of electric field, it will experience force QE. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. अब उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लगाओ. इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ फोर्स लगेगी. कितनी लगेगी? QE ही लगेगी. किस डायरेक्शन में लगेगी? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी. अपोजिट डायरेक्शन में कितनी? QE ही. अब मैं माइनस नहीं लगा रहा, ठीक है, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है. माइनस का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन. अब देखो, इस डाइपोल पे आगे की तरफ फोर्स लग रही है QE, पीछे की तरफ भी लग रही है QE. नेट फोर्स क्या हुई? 0. दिस इज इक्विवेलेंट टू एक टेबल है. इस टेबल पे 10 न्यूटन की फोर्स आगे से लग रही है, 10 न्यूटन की फोर्स पीछे से लग रही है. ये टेबल किस तरफ मूव करेगा? ये कहीं नहीं मूव करेगा. दिस केस इज इक्विवेलेंट टू दिस केस कि हमारा एक डाइपोल है, इस डाइपोल पे आगे की तरफ भी QE फोर्स लग रही है, पीछे की तरफ भी QE फोर्स लग रही है, तो इस पे नेट फोर्स हमारी क्या हो जाएगी? 0. अब आ जाओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने यहाँ पे रखा है. डाइपोल का जो पॉजिटिव एंड है Q है, ये इस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे है, और इसका माइनस Q एंड इस टाइम इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे है. यहाँ पे हमारी क्या थी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर पॉइंट पे सेम होगा. यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E, इस रीजन में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E ही रहेगा. इसलिए यहाँ पे अगर QE फोर्स थी, वहां पे भी हमारी QE फोर्स ही थी. अब आओ यहाँ पे, ये हमारा प्लस Q चार्ज है, ठीक है. अब ये चीज ध्यान से देख रहे हो, जहाँ पे
पे हमारा प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बहुत ब्रॉडली है, ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जहाँ पे हमारा माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बहुत नैरो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हम ध्यान से रिप्रेजेंट करें, जहां पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बहुत दूर दूर है, और बट जहां पे माइनस क्यू चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बहुत पास पास है। तो होगा क्या, लेट्स से यहां पे मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहां पे मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। E1 और E2 में से कौन ग्रेटर होगा, कौन लेसर होगा? E2 वुड बी ग्रेटर देन E1, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोजली पैक्ड होती हैं, नैरो होती हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जहां पे वो ब्रॉड होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है। अब यहां पे देखो, इस Q चार्ज पे, ये Q चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखा हुआ है E1, इस पे कितनी फोर्स लगी होगी? QE1 इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरफ जा रही हैं? इस तरफ। तो इस पे जो नेट चार्ज, नेट फोर्स लग रही होगी वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में लग रही होगी, कितनी? QE1। ये हमारा कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरफ जा रही है, तो इस पे पीछे की तरफ फोर्स लग रही होगी, लेट्स से इस डायरेक्शन में। इसको मैंने नाम दे दिया QE2। यस, अब QE1 और QE2 में से कौन बड़ा होगा? QE2 would be greater than QE1, क्योंकि Q तो दोनों का सेम है, as E2 is greater than E1। तो अब अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं इस डाइपोल पे, तो नेट फोर्स कितनी लग रही होगी? बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स। बड़ी फोर्स कितनी है? QE2। छोटी फोर्स कितनी है? QE1। तो नेट फोर्स इस डाइपोल पे रह जाएगी Q into E2 minus any doubt in this particular? याद रखने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, लॉजिक मैंने तुम्हें बता दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर जगह सेम है, ठीक है, तो इस पे नेट फोर्स आगे की तरफ भी QE, पीछे की तरफ भी QE, नेट फोर्स 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आगे की तरफ बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया कि जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ब्रॉडली है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, जहां पे नैरो है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो नेट फोर्स जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगी, दैट इज E2 माइनस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस टॉपिक को थोड़ा विजुअलाइजेशन से करने की कोशिश करते हैं। अब इधर देखो हो क्या रहा होगा एक्चुअल में। मान के चलो ये मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, फाइन, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, फाइन, ये इसका एक पॉजिटिव पोल है, ये इसका नेगेटिव पोल है। इस डाइपोल को मैंने इस तरीके से रख दिया, बोर्ड में देखना, कंसीडर दिस मार्कर टू बी ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका ये एक हमारा पॉजिटिव एंड है, एक हमारा नेगेटिव एंड है। इसमें नेट फोर्स 0 लग रही है। नेट फोर्स 0 लगने का क्या मतलब है? यस, नेट फोर्स 0 होने का क्या मतलब है? क्या ये अपनी जगह से मूव ही नहीं करेगा? नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या होगा? इधर देखो, F net equal to 0 अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F equal to ma। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F equal to ma, इट मींस m into a net equal to 0, but mass can never be equal to 0, which implies a net equal to 0। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। इस डाइपोल पे नेट फोर्स 0 लग रही है। नेट फोर्स 0 लगने का मतलब ये नहीं अपने माइंड में ये मत पिक्चर बना लेना कि जैसे ही मैंने डाइपोल को रखा ये वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। नेट फोर्स 0 होने का मतलब है m into a net equal to 0। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F equal to ma। मास कभी किसी बॉडी का 0 नहीं हो सकता, बिकॉज़ मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। मास कैन नेवर बी इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज अगर प्रोडक्ट ऑफ m into a 0 है, m 0 नहीं है, तो श्योरली a net 0 हो रहा होगा। कहने का मतलब नेट एक्सेलरेशन ऑफ द डाइपोल विल बी इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है? या तो मोशन ही ना हो रहा हो, या तो वेलोसिटी 0 हो, या वेलोसिटी कांस्टेंट। तो कहने का मतलब क्या है? अगर एक डाइपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, या तो ये मूव ही नहीं करेगा, और अगर इसने मूव किया तो इट विल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये चीज क्लियर है? कितना प्रोसेस, ठीक है। तो अपने माइंड में ये मत बना लेना पिक्चर की इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा ये ऐसे ही रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस।
इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पे नेट फोर्स तो जीरो लगेगी, बट उस पे एक कपल फोर्स जरूर लगेगी। मैं यहाँ पे वर्ड ऐड कर रहा हूँ, कपल फोर्स। कपल फोर्स इज आल्सो नोन एज टॉर्क। ठीक है, टॉर्क का प्रोसेस क्या होता है? टॉर्क का प्रोसेस क्या है, ये चीज देखो। वो क्या रहा है, ये देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने ऐसे रखा, ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया। अब इसके पॉजिटिव एंड पे तो आगे की तरफ फोर्स लग रही है, नेगेटिव एंड पे पीछे की तरफ फोर्स लग रही है। इसको विजुलाइज कर सकते हो? ये देखो, ये एक बॉडी है, एक पर्सन इसको इस तरफ ट्विस्ट करना चाह रहा है, एक पर्सन इसको पीछे की तरफ ट्विस्ट करना चाह रहा है। ये क्या होगा, इस तरीके से अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो मेन केस, जो मेन हमारा प्रोसेस है, व्हेनेवर इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नो डाउट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल is zero, but as soon as it is placed in a region of uniform electric field, firstly it will try to align itself in the direction of field. Fine, firstly it will try to align itself in the direction of field. Align का मतलब खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके आएगा। वो अलाइनमेंट किसकी वजह से होगी? कपल फोर्स। कपल फोर्स का मतलब क्या है? मोर देन वन फोर्स। कपल का मतलब क्या होता है? मोर देन वन क्वांटिटी। तो हो क्या है, जैसे ही इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं, इसके एक एंड पे आगे की तरफ फोर्स लग रही है, एक एंड पे पीछे की तरफ फोर्स लग रही है। इसको तो विजुलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बंदा इसको इस तरफ ट्विस्ट करना चाह रहा है, एक बंदा इसको पीछे की तरफ खींचना चाह रहा है, तो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। जैसे ही हम, अब बिहेवियर क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का? Whenever an electric dipole is placed in a region of uniform electric field, a couple force starts acting on it and soon it will align itself in the direction of field. अब जैसे ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेगा, there are two possibilities. या तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो, ये रेस्ट पे ही रहे, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, वो हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। हमारे एग्जाम में सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का इनिशियल स्टेज पे बिहेवियर कैसा होता है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। So the concept says whenever an electric dipole is placed in a region of uniform electric field, firstly it will experience a couple force named as torque and net force acting on the dipole is zero. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टॉर्क हमारी कुछ एक्सपीरियंस होगी, टॉर्क की कुछ, नेट टॉर्क की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। कितनी होगी अभी हम निकाल लेते हैं, बट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज जीरो। अब आ जाओ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्टली इट विल रिप्रेजेंट नेट फोर्स एंड आल्सो इट विल रिप्रेजेंट सम टॉर्क। तो जब किसी डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इट विल एक्सपीरियंस both force as well as torque. होगा क्या? जैसे मैं इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, फर्स्टली इट विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और उसके बाद क्या होगा, ये जैसे ये डाइपोल या तो रेस्ट पे रह रहा था या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इस डाइपोल के साथ क्या होगा, इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि इस केस में डाइपोल पे नेट फोर्स लग रही है, नेट फोर्स है। नेट फोर्स होने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन इज अवेलेबल। ये चीज शो हो रही है, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन इज देयर। मास है तो एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ बॉडी पे होगी ही होगी। ये चीज क्लियर है? यहाँ पे हमारी नेट फोर्स जीरो थी, ma जीरो था, इसका मतलब था एक्सेलरेशन नेट जीरो होगी। बट यहाँ पे जब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है, q into e2 minus e1। अगर हमारी नेट फोर्स अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F net equal to m into a net, तो यहाँ से नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स कितनी लग रही है डाइपोल में, q into e2 minus e1, और अगर मैं इसको इसके मास से डिवाइड कर दूंगा, मास ऑफ द डाइपोल से डिवाइड कर दूंगा, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। कौन सी एक्सेलरेशन? जिस एक्सेलरेशन से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूव करेगा इन द रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन। दोनों केसेस क्लियर हैं? दोबारा से एक बार रिव्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे किसी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, उस पे नेट फोर्स जीरो लगेगी, क्यू जीरो लगेगी, प्लस क्यू चार्ज पे आगे की तरफ प्लस क्यू ई, माइनस क्यू चार्ज पे नीचे की तरफ माइनस क्यू ई।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज दोनों का सेम है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, पीछे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे पीछे क्या, ये पूरा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, हर जगह पे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई ही रहेगी। तो नेट फोर्स कितनी हुई, QE minus QE, QE minus QE 0, so net force acting on the dipole is 0, but कुछ ना कुछ टॉर्क लगेगी। टॉर्क का मतलब कपल फोर्स, कपल फोर्स की वजह से क्या होगा, this dipole will align itself in the direction of field, align itself in the direction of field का मतलब है डाइपोल को अगर मैं किसी भी पोजीशन पे उल्टा सीधा करके जैसे भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, ये सबसे पहले खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके सीधा करेगा। After that, electric dipole is non-uniform electric field. Whenever an electric dipole is placed in the region of non-uniform electric field, it will experience both force as well as torque. इस पे फोर्स भी लगेगी, टॉर्क भी लगेगी। फोर्स क्यों लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की हर जगह पे डिफरेंट वैल्यू है। एक एंड प्लस क्यू तुम्हारा लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड पे है, एक माइनस क्यू एंड तुम्हारा हायर इलेक्ट्रिक फील्ड पे है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कुछ ना कुछ होगी, कितनी होगी नेट फोर्स, QE टू माइनस E1। नेट फोर्स है तो पक्का से एक्सेलरेशन भी होगी। Any doubt in this particular case? ये हो गया। अब इसके बाद ये देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म का, तो हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। आगे जो हमारा प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड होगा, टॉपिक कैरी फॉरवर्ड होगा, ये फॉरवर्ड होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का बस आपको इतना पता होना चाहिए, नॉन यूनिक व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस बोथ फोर्स एज वेल एज टॉर्क। Now let's review this topic again, क्योंकि अब हमने इस टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हेडिंग बनाओ, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क acting on the dipole in uniform electric field। ठीक है, अब यही टॉपिक आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। ये हमने डाइपोल को रख दिया, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस पे टॉर्क कितनी लगेगी हमने ये निकालना है। इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा डाइपोल हो गया। इधर देखो बोर्ड पे, दिस फिगर शोज electric dipole placed in a region of uniform electric field. Fine. Adding is expression for torque acting on the dipole in uniform electric field. We have taken an electric dipole. इस electric dipole को मैंने uniform electric field में रखा। हमने इस पे torque निकाल लिया। torque का फॉर्मूला क्या होता है? Force into perpendicular distance। ये 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। torque का फॉर्मूला होता है force into perpendicular distance। जिसको नहीं पता सबसे पहले इसको नोट करो। force into perpendicular distance। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला force into perpendicular distance। फोर्स ये नेट फोर्स नहीं है, ये फोर्स ऑन ईदर चार्ज, लिख लो, फोर्स ऑन ईदर चार्ज। नेट फोर्स मत कर देना कि सर नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क भी 0 हो जाएगी, ठीक है। फोर्स जो हमारी है फोर्स ऑन ईदर चार्ज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फाइन, फोर्स ऑन ईदर चार्ज, किसी भी एक चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, इस पे QE, इस पे माइनस QE। माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस पे भी QE फोर्स लग रही है, इस पे भी QE फोर्स लग रही है। फोर्स ऑन ईदर चार्ज इज QE, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हां जी, बोर्ड पे इधर देखो, ये डाइपोल है, मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रिएट करना है। क्या करूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल मेंटेन करो। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, इसको नाम भी दे दो ABC। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वैल्यू ऑफ AB। दिख रहा ना बोर्ड पे, ठीक है। मान के चलते हैं दिस डाइपोल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको एंगल थीटा बना लो, वेयर थीटा इज योर एंगल दैट द डाइपोल मेक्स विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हां जी, इधर देखो बोर्ड पे, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, AB। हां जी, अब इधर देखो बोर्ड पे, QE इनटू, हां जी, इन ट्रायंगल ABC
ABC ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, shall I say perpendicular from hypotenuse equal to sin theta? perpendicular कितना है? AB, hypotenuse कितना है? 2a, AB upon 2a equal to sin theta, तो AB कितना हो जाएगा? 2a sin theta. Value of AB comes out to be 2a sin theta. यहाँ पे AB की वैल्यू डालेंगे 2a sin theta. ये हमारा टॉर्क आ गया. टॉर्क की वैल्यू आ गई QE 2a sin theta, और Q into 2a क्या होता है? Q into 2a is P. अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस. तो टॉर्क की वैल्यू होगी Q into 2a is PE sin theta, और PE sin theta can be represented as P cross E. A cross B AB sin theta, ठीक है. तो टॉ इक्वल टू P sin थीटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टॉ इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E. करो. This is the expression for torque acting on the dipole in uniform electric field. ठीक है, ये तीन टॉपिक हमने पैरेलल किए हैं. ठीक है, बुक में तीन टॉपिक दे रखे होंगे. पहले होगा व्हाट इज द मोशन ऑफ द डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, फिर डाइपोल को रखा जाएगा. टॉपिक होगा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने तीन चार टॉपिक पैरेलली कवर अप किए हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें दिखती रहे. ठीक है, वो अलग-अलग करते फिर क्लियर ना हो पाती अच्छे. ठीक है, आप ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हो ना. इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा. चलो एक बार रिव्यू करते हैं. Whenever an electric dipole is placed in the region of uniform electric field, it will experience zero net force but couple force named as torque. Torque कितना होता है? Torque कितना लगेगा उस पे? Torque का एक्सप्रेशन कितना होगा? PE sin theta. Torque निकाला कैसे? ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. Torque acting on a dipole in uniform electric field ये आ जाती है. Expression for torque acting on a dipole in uniform electric field. And whenever a electric dipole is placed in a region of non-uniform electric field, it will experience both net force as well as torque. अब वो net force कैसे निकालनी है वो मैंने बता दिया. ठीक है, torque का एक्सप्रेशन नहीं है हमारे केस में. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी टॉर्क लगेगी? टॉर्क का हमारा सिर्फ एक्सप्रेशन डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे टॉर्क कैसे निकाली? डाइपोल को रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स ऑन ईदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स ऑन ईदर चार्ज इज गिवन बाय QE. परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा यहाँ पे कितना बनेगा? AB तुम्हारा कितना होगा परपेंडिकुलर? यहाँ पे AB अपॉन 2a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज sin थीटा. AB की वैल्यू आ गई 2a sin थीटा. यहाँ पे वैल्यू डाल दी. टॉर्क का एक्सप्रेशन बन जाएगा टॉ वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E. ठीक है, so this is the complete topic of electric dipole in external electric field. डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के दो केस हैं. या तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लो या इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा? नेट फोर्स जीरो होगी, टॉर्क लगेगी. टॉर्क का मतलब क्या होता है? डाइपोल विल अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. लिख लो चाहे टॉर्क का मतलब. द कपल फोर्स विल अलाइन द डाइपोल. The couple force or torque will align the dipole in the direction of electric field. The couple force or the torque will align the dipole in the direction of field. Dipole को जैसे भी तुम उल्टा सीधा रखोगे, सबसे पहले couple force उसको क्या करेगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन. Yes, देखो, there are two questions written on the board. Both the questions are on the properties of electric lines of force. ठीक है, properties. ये अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है. देखो, let's discuss first question first. Calculate the magnitude of electric field that will balance the weight of electron. देखो बोर्ड पे. Calculate the magnitude of electric field that will balance the weight of electron. इधर देखो बोर्ड पे. ये एक ऑब्जेक्ट है on the board. इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये क्या होगा? नीचे की तरफ जाएगा. क्यों? अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इसको अपनी तरफ खींच रहा है. ठीक है, ध्यान से देखना. जैसे ही अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ छोड़ता हूं
ये किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इसको अपनी तरफ खींच रहा है। बट अगर मैं चाहता हूं कि ये हवा में रुका रहे तो क्या करना पड़ेगा, इतनी ही फोर्स मुझे ऊपर की डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी इसको बैलेंस करने के लिए। अब इधर देखो बोर्ड पे, क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बैलेंस द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, हो क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गिर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ कितनी फोर्स से गिरता है, अपने वेट के इक्वल। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है, इसको जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये नीचे की तरफ कितनी फोर्स से जाएगा, m into g से। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी नीचे की तरफ जाएगा कितने की फोर्स से, m into g से, m into g। अब मैं क्या चाहता हूं, इधर देखो बोर्ड पे, मैं क्या चाहता हूं ये इलेक्ट्रॉन नीचे ना गिरे, ये इलेक्ट्रॉन नीचे ना गिरे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच करना पड़ेगा। यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ऊपर से नीचे लगाऊं कि नीचे से ऊपर लगाऊं, ध्यान से सोच के बोलना। इधर देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास ऑप्शंस क्या है, मेरे पास ये दो प्लेट्स हैं, इधर देखो बोर्ड पे ये दो प्लेट है। इस क्वेश्चन को समझने का बेस्ट मेथड, ये दो प्लेट है, मुझे क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ हवा में रोकना है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ बीच में स्टेशनरी रखना है। मैं इसको पॉजिटिव चार्ज दूं, इसको नेगेटिव चार्ज दूं, कि इसको नेगेटिव दूं, इसको पॉजिटिव दूं, ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव। क्यों, अगर मैं इसको पॉजिटिव दे देता हूं तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ये पहले तो नीचे आ ही रहा था, अब ज्यादा तेजी से नीचे आएगा। समझे मेरा पॉइंट, पहले भी ये नीचे गिर रहा था, अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज दे देता हूं तो ये और तेजी से नीचे गिरेगा अट्रैक्शन पुल की वजह से। तो करें क्या, इसको नेगेटिव चार्ज दें, इसको पॉजिटिव चार्ज दें। अब क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ये इसको इधर बांध के रखेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको ऊपर की तरफ पुल करके रखेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लग रही होगी इस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। We know whenever a negative charge is placed in the region of electric field, it will experience a force opposite to the direction of field. Concept link हो गया? Whenever a negative charge is placed in the direction of field, it will experience a force in the direction opposite charge, opposite to the direction of electric field. Electric field की डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, नीचे से ऊपर। कितनी फोर्स लगेगी, F equal to QE। हमने क्या करना है, क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या है, ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स को इक्वल करेगी, बैलेंस करेगी। मतलब QE इक्वल टू mg, हमने निकालना क्या है, E की वैल्यू mg अपॉन Q। हो गया क्वेश्चन। m आपको पता है, m इज व्हाट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 power minus 31, G 10 ले लो, Q 1.6 into 10 power minus 90। कितना आ जाएगा सॉल्व करके आंसर निकाल लेना ये। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब इधर देखो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें चार्ज पार्टिकल को बैलेंस करना है, तो इक्वल टू mg लगेगा। Calculate the magnitude of electric field that will balance the weight of electron. इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के नीचे की तरफ कितनी फोर्स लगेगी, mg। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल will experience a force in the direction opposite to the direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे स्विच करेंगे, इसमें फोर्स नीचे से ऊपर लगेगी, QE। बैलेंस करना है, QE equal to mg, E की वैल्यू निकाल लेंगे, mg माइनस। ठीक, अगला क्वेश्चन आओ, ये और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A pendulum bob of mass 80 मिलीग्राम। ठीक है, पहले तो मास को SI में कन्वर्ट कर लो, m की वैल्यू है 80 मिली, मिली का मतलब 10 to the power minus 3, ये हो गया ग्राम में, SI में कन्वर्ट करेंगे 80 into 10 to the power minus 6 kg। कैरिंग अ चार्ज दे रखा है कितना, 2 into 10 to the power minus 8 कूलम, इज एट रेस्ट मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद द वर्टिकल। क्या ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो? ठीक है, एक पेंडुलम बॉब है which is making an angle of 0 degrees with the vertical। क्या ये डायग्राम बनेगी? ठीक है, this pendulum bob is making an angle of 0 degree with the vertical। ये हमारा m है। फिलहाल इस पे कितनी फोर्स लग रही होगी, नीचे की तरफ mg। परफेक्ट, mg नीचे की तरफ लग रहा है, इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, टेंशन।
कोई cos थीटा नहीं है, कोई cos थीटा नहीं, ठीक है। Initially, a pendulum bob of mass 80 milligram and carrying a charge 2 into 10 to the power minus 8 coulomb is at rest and making an angle of 0 degrees with the vertical। ये हमारा डायग्राम बन गया। नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, ठीक है। अब ये बॉब अगर हमारा हवा में लटका हुआ है, क्यों लटक रहा है? नीचे की तरफ mg लग रहा है, बट इस स्ट्रिंग फोर्स ने उसको बैलेंस कर रखा है। टेंशन की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद now a horizontal electric field of 20,000 Newton per coulomb is applied। हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और इस पे चार्ज भी है, अभी मास भी है और इस पे चार्ज भी है। कुछ नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। कुछ नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई की किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा? Whenever a charge particle is placed in the direction of field, it will move in the direction of field। तो ये चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा। कुछ सेकंड बाद क्या होगा? ये रस्सी कुछ ऐसे हो जाएगी। क्लियर है? Whenever a positive charge particle, ये देखो ना, सपोज ये कैप को मैंने बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज दे दिया इस मार्कर के कैप को, ये ऐसे लटका रखा है, इसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। मैंने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन की, इस चार्ज पार्टिकल की क्या टेंडेंसी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने की। ये ऊपर से तो फिक्स लटका ही हुआ है, ये कुछ सेकंड बाद ऐसा ऐसे लटका, ठीक है। नाउ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20,000 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, ई वेक्टर कितना है? 20,000 न्यूटन पर कूलम is applied। Find the tension in the thread and angle makes it with the vertical। मान के चलते हैं ये एंगल थीटा बनाएगा इसके साथ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। QE फोर्स की डायरेक्शन, QE फोर्स की डायरेक्शन आगे की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये तुम्हारा हो गया QE। mg की डायरेक्शन नीचे ही रहेगी, mg नीचे की तरफ। टेंशन अब आपकी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये कंपोनेंट क्या होगा? d cos थीटा, परफेक्ट। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट d sin थीटा। अब क्या करेंगे? अपवर्ड कंपोनेंट इक्वल टू मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट फोर्स। इसको मैं रख कर रहा हूं। अगर हमारा ये इक्विलिब्रियम पे है, if the bob is in equilibrium, तो क्या होगा? t sin थीटा इधर वाली फोर्स को बैलेंस करेगी QE को। t sin थीटा इक्वल टू QE एंड t cos थीटा इक्वल टू mg। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई। हाँ जी, क्या करें? पहले तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से टेंशन खत्म हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड टाइम क्या करोगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स। जैसे ही मैं इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड करूंगा, ये क्या बनेगा? t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1। इधर क्या बनेगा? t स्क्वायर इक्वल टू QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। ये याद है जब पहले भी क्वेश्चन कराया था, बताया था टेंशन निकालने का शॉर्टकट, t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। क्या आपको चार्ज पता है? पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, m पता है, g पता है। ये वैल्यूज डाल दो, टेंशन भी आ जाएगी और आपका थीटा भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ टेंशन निकाल लो, sin थीटा की वैल्यू निकाल लेना डायरेक्टली। थीटा वैसे थीटा तुम्हारा sin और cos की टर्म में ही आएगा। एग्जैक्ट डिग्रीज में निकालना और साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकलता होता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा sin थीटा और cos थीटा की टर्म में आंसर दे सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। एक सेकंड आई हैव द आंसर्स विद मी। हां, tan इनवर्स ऑफ हाफ। ठीक है, थीटा आएगा tan इनवर्स ऑफ हाफ। कितना? 8 into 10 to the power minus 4 है मेरे पास आंसर। टेंशन है 8.8 into 10 to the power minus 4। Fine. So these are the two questions based on the balancing of a charged particle in uniform electric field. करो नोट।